everyone, welcome back to my channel. So guys, we had completed our excretory system and products and we have already begun with the NEET PYQs. But इस chapter से I just thought कि यार we are doing about the NEET PYQs, हम पढ़ रहे हैं उससे relevant चीजें क्या है. But then I had this thing in my mind also. Plus I received some messages from my students कि मैम CBSE के questions कैसे attempt करें. Like 11th class में be it class 11, be it class 12th, you have to give your subjective examination as well. So I just thought of bringing a short series like where I'll be solving the CBSE related questions as well so that you guys get a clear idea कि किस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं एंड इवन दो द कॉन्सेप्ट इज सेम वेदर द क्वेश्चन इज फॉर नीट वेदर द क्वेश्चन इज फॉर बोर्ड लेकिन अटेम्प्ट करने का तरीका अलग अलग होता है जस्ट बिकॉज वहां पे ऑब्जेक्टिव पेपर है आपको या तो आंसर आता है या नहीं आता लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम में इट्स लाइक यू हैव टू राइट इट डाउन लिखने के मार्क्स मिलते हैं है ना. So let's just quickly begin and understand that what do we have to write in question answers जो हमें subjective examination में पूछे जाते हैं. As we all know कि subjective paper में सबसे पहला part MCQs का होता है. So MCQs as I'm already taking in the NEET PYQ section and mostly MCQs same ही होते हैं. So I'm not focusing more on that in this series. In this series, I'll be focusing on assertion reason type of questions, 2 marks question, 3 mark question, 5 mark questions, case study based questions. उन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे. तो सबसे पहले start करेंगे assertion reason type of questions से क्योंकि वही 1 marker में हमारे paper से start होते हैं. Correct? So you can see CBSE exam based questions. This is part 1 for this chapter. और इसमें मैं लेके आई हूँ आपके लिए assertion reason question 5 assertion reason type of questions. जैसे जैसे मुझे questions मिलते जाते हैं I keep posting a video and I make sure कि daily I am able to post so that आप लोग पढ़ पाए. इसलिए the content might be less in every video but it will be very crystal clear to you and you will get an idea कि किस तरीके के questions इस chapter से बन सकते हैं. ठीक है जी. तो चलिए मैंने काफी इंट्रोडक्शन दे दी अपनी न्यू सीरीज की जो भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. लेट्स जस्ट क्विकली जंप ऑन टू द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. उससे पहले देयर आर सम डायरेक्शंस टू सॉल्व असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज ऑलवेज एन असर्शन स्टेटमेंट और रीजन स्टेटमेंट. द फर्स्ट ऑप्शन विल से दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड ऑल्सो द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. ठीक है. सेकंड में असर्शन एंड रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन कहीं ना कहीं वो रीजन उस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा. तो वहां पे हम बी ऑप्शन मार्क करते हैं. थर्ड केस में असर्शन सही है लेकिन रीजन तो गलत ही है. रीजन तो स्टेटमेंट ही गलत दिया हुआ है. रीजन उसका रीजन नहीं, रीजन एज इन अपने स्टेटमेंट ही रीजन गलत है. ठीक है. देन लास्ट केस में असर्शन गलत है बट रीजन सही है. सो दैट इज हाउ यू हैव टू मार्क ए बी सी एंड डी. वैसे तो बेटा ये हम 6-7 क्लास से करना स्टार्ट कर देते हैं बट जस्ट बिकॉज आई ऑलवेज स्टार्ट माई वीडियोज कंसिडरिंग कि बच्चा स्टार्टर है सो आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ टू मार्क द ऑप्शंस फॉर असर्शन रीजंस. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट जो हमने असर्शन रीजन का क्वेश्चन लिया वो क्या कहता है. असर्शन सेज यूरिन फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ठीक है. मैंने ये अपनी स्लाइड्स में भी पढ़ाया था और अगर आपको नहीं याद रहा है और अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो वहां पर सबसे पहली लाइन ही ये लिखी हुई है दैट यूरिन फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन. इसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों कहा गया है क्योंकि प्लाज्मा के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पास ऑन हो जाते हैं फिल्ट्रेट बनने के लिए. ठीक है. सिर्फ एक प्लाज्मा की प्रोटीन्स को छोड़कर. राइट. दैट इज वाई इस प्रोसेस को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है बिकॉज मैक्सिमम छांटा छटाई हो जाती है. ठीक है. सो आइए रीजन पढ़ते हैं. Almost all the constituents of plasma except the proteins pass on to the lumen of Bowman's capsule. है ना. तो वही पास होंगे. याद कीजिए हमने जब पढ़ा था what did we study? We studied about the glomerulus. glomerulus के नीचे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ऐसे Bowman's capsule का कप होता है और यहाँ पे there are small cells called as podocytes. तो यहाँ से जब फिल्ट्रेट आता है ग्लोमेरुलस से प्रेशर में तो इट पासेस ऑन थ्रू दीस स्लिट पोर्स एंड एंटर्स द बोमेन्स कैप्सूल. है ना. तो एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ब्लड का जिससे वो सारा पास ऑन हो जाता है बोमेन्स कैप्सूल में. सारा तो पास ऑन हो जाता है सिर्फ एक चीज पास ऑन नहीं होती दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स. और क्योंकि सब कुछ पास हो जाता है इसीलिए इस प्रोसेस को हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन का नाम देते हैं. तो असर्शन और रीजन दोनों को समझते हुए हम इतना इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए. दोनों स्टेटमेंट सही तो है ही है एकदम. साथ ही साथ रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है. दैट इज व्हाई इस प्रोसेस को अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोल रहे हैं ना क्योंकि सब कुछ पास हो रहा है ब्लड का.
ठीक है जी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है दैट ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू द ग्लोमेरुलस दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा except the proteins pass on to the Bowman's capsule and that is why it is considered as a process of ultrafiltration। ये explanation आपको एग्जाम में मेंशन नहीं करनी है, यहाँ पे ये मैंने इसलिए मेंशन किया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको सिर्फ वहां लिख के आना है कि आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन माय वीडियोस आल्सो एंड अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको यही सेम लाइंस लिखी हुई भी मिलेंगी। ठीक है जी। Moving next, assertion. Reabsorption of water occurs passively in the whole segments of nephron। एक बात बताइए, nephrons के सभी segments में क्या reabsorption सिर्फ passive होती है, कहीं पर active reabsorption नहीं होता क्या? बहुत सी जगह होती है जहां पे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। इनफैक्ट वाटर की ही इन लेटर सेगमेंट्स में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, पैसिवली तो वो सिर्फ इनिशियली रीअब्जॉर्ब होता है ना, ये लाइन भी हमने पढ़ी थी। सो ऐसा नहीं है, पैसिवली नहीं एक्टिवली भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, इट टेक्स प्लेस एक्टिवली आल्सो। सो हमारा असर्शन ही फॉल्स हो गया। रीजन पढ़ते हैं, इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन reabsorption is performed either by active or passive mechanisms। yes, it's absolutely correct, है ना। और एक चीज और है हमारे पास, क्योंकि ऑप्शन ही assertion रीजन में लिमिटेड होते हैं, अगर हमें assertion false लग रहा है कि 100% वी आर श्योर कि assertion false है और हमें ये डाउट है कि रीजन पता नहीं यार हो सकता है, बट आप देखिए ना कि ऑप्शंस में और कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। अगर assertion false है तो रीजन ट्रू होगा, थर्ड ऑप्शन तभी तो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है आपको और रियलाइज करना है कि कैसे आप आंसर मार्क कर सकते हो। तो अब इसमें एविडेंटली दिख रहा है कि रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली तो नहीं होता एंड वी विल से दैट द आंसर इज डी पार्ट, दैट assertion is false and reason is true। To explain the following concept, they have again given the explanation that reabsorption of water occurs passively in the initial segments of nephron and not in the whole segments, correct। In the remaining segments, reabsorption is performed either by active or passive process। तो passive reabsorption सिर्फ initial cases में होती है, बाद में दोनों तरह की होती है, correct। Question number 3, अमोनिया इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये हमारी असर्शन स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है। हमारे 3 तरह के वेस्ट थे, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अमोनिया सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट बनता है। ऑल्सो हमने ये भी पढ़ा था कि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। सो रीजन भी हमारा सही है। बट एक बात बताइए कि अमोनिया इसीलिए सबसे ज्यादा कॉमन है क्योंकि वो ज्यादा वाटर लेता है? ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। दीज आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। उसका रीजन कैसे हो सकती है वो चीज, है ना। ये तो बाय डिफॉल्ट है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अमोनिया ही रिच प्रोडक्ट है, मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में से अमोनिया ही निकलता है। ठीक है जी। तो रीजन और असर्शन दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी। रीजन में भी वही चीज मेंशन किया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, दैट यूरिया, यूरिक एसिड मेजर फॉर्म्स है, अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट है एंड दैट इज व्हाई उसको रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है सिंस वो इजीली सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है जी। प्रोसीडिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन में एक और स्टेटमेंट जो लिखी गई है यहाँ पे वो दैट इज ओनली सम नेफ्रॉन्स आर जक्स्टामेडुलरी। सिंस यहाँ पे वर्ड जक्स्टामेडुलरी का नाम हम यूज कर रहे हैं तो जक्स्टामेडुलरी और कॉर्टिकल में डिफरेंस ही ये था कि जक्स्टामेडुलरी का लूप ऑफ हेनले बहुत डीपली पेनिट्रेटेड था मेडुला के अंदर, वेयरएज कॉर्टिकल के अंदर मेजॉरिटी नेफ्रॉन बाहर ही था कॉर्टेक्स में, तो इसीलिए हम उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कह रहे थे। तो पहला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है क्योंकि जक्स्टामेडुलरी का अमाउंट थोड़ा कम होता है एंड मेजॉरिटी नेफ्रॉन्स का बहुत कम एक्सटेंड करता है मेडुला में, वो भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन और रीजन एकदम सही है और दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में जा भी रहे हैं, राइट। सो ऑप्शन ए लाइज इन द करेक्ट पार्ट। यहां पर भी यही लिखा है दैट मेजॉरिटी नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है तो वो मेडुला के अंदर बहुत कम जाता है, इसीलिए उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। वेयरएज वेरी रेयर नेफ्रॉन्स आर जक्स्टामेडुलरी जो प्रॉपर्ली डीप मेडुला के अंदर जाते हैं। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, एक असर्शन लिखा है जिसमें हम ये कह रहे हैं दैट ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द इफरेंट आर्टेरियोल। बिल्कुल सही बात है। आती कौन सी आर्टेरियोल है? आती है एफरेंट आर्टेरियोल। वो डिवाइड होती है ग्लोमेरुलर कैपिलरी में और फिर वो जाती है इफरेंट आर्टेरियोल। तो फर्स्ट तो हमारा सही है, राइट।
अगला वो कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय इफरेंट आर्टेरियल। मैंने जस्ट अभी बोला कि आती एफरेंट और वो डिवाइड होती है ग्लोमेरुलस में, तो ग्लोमेरुलस किससे बनेगी, एफरेंट से कि इफरेंट से? एफरेंट से। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इकट्ठे होके इफरेंट बना रही हैं, राइट? तो हमारा रीजन हो गया फॉल्स, तो ऑप्शन सी बिल्कुल डायरेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन में वो बता भी रहे हैं दैट ग्लोमेरुलस इज टफ्ट फॉर्म्ड बाय द afferent arterioles. So that is all about the 5 assertion reason questions which we have done today, and I hope that you guys get a clear idea कि subjective exam में भी हमें कैसे questions attempt करके आने हैं। ठीक है जी, that's all from my side, but the series will continue and I'll try कि मैं जो जो chapters 11th class के cover कर चुकी हूँ उन सब की मैं CBSE series में ही questions डालती जाऊँ। ठीक है जी, thank you so much.